सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल है, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ सईद साहब। एजाज़ सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलीम साफ़ी साहब। एजाज़ साहब, आप तो माहिर हैं ख़बर निकालने के, तो कोई ख़बर निकाली है आपने कि मुज़ाकरात किस डगर पे जा रहे हैं? सलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम भाई, मुज़ाकरात के हमारी इत्तलात के मुताबिक 2 राउंड्स हो चुके हैं, और ये जो 2 राउंड्स हैं इसलिए बड़े अहम हैं कि दोनों राउंड्स में फ़रीक़ैन ने हमें जो ज़राए ने बताया है कि बड़े तहम्मुल के साथ एक दूसरे की बात सुनी है और अपना मौक़िफ़ भी दिया है। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चला है, ज़राए ने ये भी बताया है कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत भी शरीक थी, यानी कि पाकिस्तान भी उस हाल में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी जिस हाल में ये मुज़ाकरात हो रहे थे। और पाकिस्तान की जो शख्सियत है जो इन मुज़ाकरात में शरीक थी, एक साज़गार माहौल को मेंटेन रखने के लिए उसने भी एक रोल प्ले किया है। तो मजमूई तौर पर जो मुज़ाकरात की ट्रैजेक्टरी है वो बड़ी पॉजिटिव है। जो हमें बताया गया है, मुज़ाकरात एक मुस्बत समत की तरफ जा रहे हैं, और ये नतीजा जिसे कहते हैं कि एक बानतीजा मुज़ाकरात होंगे, और इसके एंड पे एक तवक्को की जा रही है कि एक फ्रेमवर्क कम अज़ कम ज़रूर तय हो जाएगा जो मुस्तकबिल में जो खलीज है इसमें मुस्तकिल क़याम अमन में बड़ा मददगार साबित होगा। जी। अच्छा, इसके बारे में क्या इत्तलात हैं कि मुज़ाकरात आज रात को ख़त्म हो जाएंगे या कि कल तक उसको वसअत मिल सकती है? सली सलीम भाई, अभी इसके बारे में कोई बात हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। ताहम मुज़ाकरात जो हैं एक टीडियस और बड़ा मुश्किल अमल है। दोनों दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, आपको पता है अमेरिका का भी एक पूरा पस मंज़र है, जो मुज़ाकरातकार अमेरिका से आए हैं उनके साथ कुछ मावनीन भी हैं। इसी तरह जो ईरान से वफ़द आया है वो भी आपको पता है बड़ा भारी भरकम वफ़द आया है। तो दोनों मुज़ाकरातकार जो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुए हैं, अपने जिसे कहते हैं अपनी मदद भी ले रहे हैं अपने अपने ममालिक से, अपने अपने एक्सपर्ट से। तो यही की जा रही है कि आज ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे और कल तक नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात को रूल आउट भी नहीं किया जा सकता कि ये मुज़ाकरात कल तक जाएं। तो यही की जा रही है कि आज मुज़ाकरात ये ख़त्म होंगे और उसके एंड पे एक एलामिया भी जारी होगा। अच्छा, जो ईरानी सहाफ़ी हैं और जो अमेरिका के सहाफ़ी हैं, आप इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं मीडिया सेंटर में, तो वो कितने पुरुमीद हैं? सलीम भाई, यहाँ पर मेरी ईरानी साफ़ियों से भी बातचीत हुई है, और अमरीकी जो साफ़ी हैं उनसे भी बातचीत हुई है। दोनों साफ़ियों में एक बात बड़ी मुश्तरक है, और वो ये है कि दोनों पुरुमीद हैं, और दोनों को ज़रा फ़ीड अपने अपने मुल्कों से आ रही है, अपने अपने हुकाम से वो राब्ता भी रखते हैं, और आप बाज़ औक़ात उनके हुकाम उनको ख़बर इंफॉर्मेशन जो उनके मुल्क का पर्सपेक्टिव होता है वो भी देते हैं। तो दोनों में एक कॉमन चीज़ ज़रूर नज़र आई है कि ये जो पॉजिटिविटी की बात हम यहाँ पर पाकिस्तान के कर रहे हैं, ऑप्टिमिज़्म की बात कर रहे हैं, ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, ये ईरान से भी ये है और ये अमेरिका की तरफ से भी यही इत्तलात आ रही हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब हमसे बात करने के लिए। इमरान अली साहब, आपको ये तवक्को थी पहले से कि पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हो जाएगा इन मुज़ाकरात की मेज़बानी का और सीज़ फायर कराने का? जी, उसके बारे में मुझे यकीन था कि सीज़ फायर कराने में और पाकिस्तान टॉक्स पाकिस्तान में ही होंगी, और लेकिन फिर भी आखिरी 2 दिन में कुछ शकूक पैदा हो गए थे, जिसका सबसे बड़ी वजह ये थी कि ईरानियन साइड ये कह रही थी कि लॉन्ग टर्म पीस की बात की जाए। तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात को वो ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने देरपा अमन की बात की थी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, यानी कि एक दुनिया का सुपर पावर और दूसरी तरफ ईरान जैसा मुल्क के वो उन्होंने पाकिस्तान पे इत्तेफाक किया? पाकिस्तान के अलावा जी कोई था नहीं, और इसमें इंटरपर्सनल बाकी तो बातें आप थ्योरेटिकल बहुत हैं जोग्राफ़ी की बाकी, लेकिन सबसे बड़ी बात इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की थी। पाकिस्तान की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमेरिका में और ईरान
दोनों में बहुत गहरी थी, और इतनी गहरी थी कि शहादतें हुई तो उनके बाद लोग आए मसनद पे, उनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा, तो यानी ज़ाती ताल्लुकात जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं उनके हुक्मरानों के साथ ज़ाती ताल्लुकात बुनियादी वजह थी। जी, बहुत बहुत बड़ी बुनियादी वजह ये थी, क्योंकि याद रखिए कि ओमान भी एक वेन्यू हो सकता था, तुर्की भी एक वेन्यू हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान की जो चॉइस है वो ट्रस्ट की बुनियाद पे की गई, और ट्रस्ट इस वक्त शख्सियात का ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कैसे मेंटेन किया पाकिस्तान ने कि गल्फ़ कंट्रीज़ का ट्रस्ट भी हो और ईरान का भी हो और अमेरिका का भी हो, या कि खुदा न खास्ता गल्फ़ कंट्रीज़ का ट्रस्ट मुतासर हुआ होगा? गल्फ़ कंट्रीज़ का ट्रस्ट बीच में मुतासर हुआ, वो इतना नीचे नहीं गया कि वो पाकिस्तान पे एतमाद ना करते। कैसे हुआ जी? आम ज़ुबान में आला सफारतकारी, लेकिन अगर आप स्पेसिफ़िक्स में जाना चाहेंगे तो जो 3 बड़े किरदार थे, फ़ॉरेन मिनिस्टर, फ़ील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म, या वज़ीर आज़म, फ़ॉरेन मिनिस्टर और जो आर्मी चीफ़ हैं, उन तीनों के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं थी। हमेशा पहले पाकिस्तान में फ्रिक्शन थी। उन्होंने एक टीम के तौर पे काम किया, और इसमें जो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी शटल डिप्लोमेसी जो काफ़ी दफ़ा सामने नहीं आई, वो जहाज़ पे ही रहे हैं। पिछले इवन इस जंग से पहले से उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना लिया था दोनों साइड्स का। उनका भी ख्याल होगा कि जंग नहीं होगी, लेकिन जंग हो गई तो वो बड़ी काम आई चीज़ है। ठीक। अच्छा, ये कल से वफूद आए हुए हैं और अब मुज़ाकरात शुरू हुए शाम के वक्त, तो ये किस तरह होता है, क्या प्रोसेस होता है? आपने तो इस तरह के मुज़ाकरात को बहुत ज़्यादा अटेंड किया होगा। सलीम भाई, बहुत मैंने अटेंड किए हैं, लेकिन इस तरह के मुज़ाकरात इस नौइयत के मेरा ख्याल है पहले कभी हुए नहीं हैं। ये एक जंग जारी है, जंग के ऊपर फोर्सेस एक दूसरे को देख रही हैं, बीच में से पाकिस्तान पे एतमाद करके वो यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आके पाकिस्तान प्रिलिमिनरी उनसे बातचीत करता है। ईरान के साथ बहुत लंबी बातचीत। इसका मतलब है पाकिस्तान कोई फैसिलिटेटर मीडिएटर नहीं है, पाकिस्तान इसका तख्लीक कर रहा है कि किन पॉइंट्स पे बात होनी है। पाकिस्तान को सब पता है कि मेजर पॉइंट्स कौन से हैं, और उन्होंने उस पर सैर हासिल गुफ्तगू दोनों साइड से यहाँ आने के बाद भी कर लिए, जिसकी वजह से कुछ उम्मीदें, जिस तरह अभी एजाज़ भाई ने बताया कि उम्मीदें जागी हैं कि शायद अनहोनी हो जाए। फ्रेमवर्क जो है, अगर फ्रेमवर्क सिर्फ करना है और एक गुड इंटेंशन को करना है और जंग बंदी को आगे करना है, तो फिर शायद एक दिन में या 2 दिन में ये बात हो सकती है। अगर टेक्निकल साइड पे जाके डिटेल में बात करनी है तो मेरा ख्याल है वो फिर इस राउंड में ख़त्म नहीं होगी, उसके लिए अगले राउंड्स करने पड़ेंगे और टेक्निकल टीम्स को। लेकिन बेहतर है, मैं अगर होता, मेरे हाथ में होता, तो मैं कहता 2-3 दिन यहाँ बात कर लें। लेकिन ईरानी डेलीगेशन तो टेक्निकल अफराद को भी ले आए हैं साथ। जी, वो सबको लाए हैं, अमेरिकी भी टेक्निकल सारों को ले आए। तो जब लाए हैं तो यहीं कर लें बात। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि फ्रेमवर्क के सिर्फ बात करें, क्योंकि जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि आज ही कोई चीज़ निकल आएगी, डिक्लेरेशन आ जाएगी, तो उससे तो लगता है कि फ्रेमवर्क ही हो सकता है सर, एक दिन में, कुछ घंटे में। नहीं तो मुकम्मल हल क्यों नहीं हो सकता? मुकम्मल हल इतनी शॉर्ट टाइम में सलीम भाई, बहुत टेक्निकल मसाइल हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। दिल नहीं मानता डिप्लोमेसी के एक्सपीरियंस में कि वो सब चीज़ें एकदम आके हो जाएं, जबकि कई चीज़ों में गैप बहुत हैं। तो टेक्निकल लोग तो इधर मौजूद हैं। हाँ जी, लेकिन टेक्निकल सुलह इतनी जल्दी नहीं हो सकती। टेक्निकल सुलह दोनों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस, और ईरान बहुत अच्छा बारगेन करता है तारीख़ी तौर पे। मैं ऐसी मीटिंग्स में भी गया हूँ, वो आसानी से अपनी पोजीशन से नहीं हटते। अच्छा, वो जी, और वो बहुत लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस करते हैं। शायद इस दफ़ा इसीलिए पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई है ईरान की डेलीगेशन के साथ बहुत लंबी हुई है। शायद पाकिस्तान पहले ही नोक पलक संवारना चाह रहा है। इस सारे के बाद पता चलता है कि जो अभी एजाज़ ने बताया कि एक शख्सियत अंदर है,
और नोक पलक भी संवार रहे हैं, ड्राफ्ट्समैनशिप भी हमारी पहले भी काम आई है। और अमेरिकन मुज़ाकरात में कैसे हैं, लचकदार हैं या कि बेलचक हैं? वो ये करते हैं कि जी उनका पैमाना बड़ी जल्दी लबरेज हो जाता है। मतलब है कि वो बड़ी जल्दी ना अपनी बॉटम लाइन बता देते हैं कि ये हमारी बॉटम लाइन है और वो उस पे आ जाते हैं। हमारी तरफ के लोग और ख़ास तौर पे ईरान मशहूर है नेगोशिएशंस की महारत के लिए। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो उनके डिमांड्स हैं ईरानियों के, वो क्या अमरीकियों के लिए काबिल कबूल हो सकते हैं? देखिए, अब उसमें भी 4-5 बड़ी चीज़ें हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें अमरीकियों के लिए काबिल कबूल हैं। सबसे बड़ा इशू इस वक्त मेरे ख्याल में न्यूक्लियर का नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चीज़ आबनाए हुर्मुज़ है इस वक्त, वो विक्ट्री दिखाने के लिए। और ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के एवज़ कुछ चीज़ें चाहता है। एक, जो उनके एसेट्स बाहर हैं इमीडिएट, वो सैंक्शंस लिफ्ट हों यूएन के लेवल पे भी और अमेरिका के लेवल पे भी, क्योंकि वरना ईरान नॉर्मली अपने आप को रीबिल्ड कैसे करेगा। फिर एक गारंटी के दोबारा बार बार अटैक नहीं होगा। फिर उनके मिसाइल प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा कट्स और इंस्पेक्टर्स ना आ सकें। न्यूक्लियर पे एक ऐसी चीज़ है जिस पे शायद दोनों के दरमियान मुआहदा ज़्यादा आसान है, क्योंकि JCPOA में भी ईरान एक हद तक गया था और उसके बाद ओमान में जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी एक हद तक गया था।